नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और लेकर हाजिर हैं आवाज समाचार के ताज़ा तरीन एडिशन। आज मार्केट के लिए एक अच्छा दिन, तो निवेशकों के मन में खुशी। और आइए इसी नोट पर इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के 6 दिवसीय दौरे पर सोमवार तक लंदन पहुंचकर और न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट में पीएम मोदी आज करेंगे शिरकत और बड़ा समारोह दिल्ली में। Now, if the price goes even from 60 to 65 or more, yes, the oil marketing companies will have headroom to bring prices down. कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहीं तो घट सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट में बोले हरदीप सिंह पुरी, एलपीजी पर सब्सिडी की वजह से तेल कंपनियों को नुकसान, इसीलिए बढ़ाने पड़े दाम। कल की गिरावट के बाद बाजार में चौतरफा खरीदारी। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1.5% की बढ़त पर हुए बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी रही खरीदारी। रियल्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में करीब 2.5% की तेजी। कल मॉनेटरी पॉलिसी में रेट कट की उम्मीद में बैंक, एनबीएफसीज और रियल्टी शेयरों में आज रही जबरदस्त तेजी। सरकारी बैंकों में भी जमकर हुई खरीदारी। दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी की तैयारी। पेट्रोल डीजल और सीएनजी ऑटो को हटाने की सिफारिश। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर और 2 व्हीलर को ही मंजूरी की बात। और अहमदाबाद में आज से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू, 2 दिन तक चलेगा। अधिवेशन से पहले हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। खरगे, सोनिया, राहुल समेत 170 नेता शामिल। नए वक्फ कानून के खिलाफ लगातार दूसरे दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा में बवाल। पीडीपी विधायकों को मार्शल ने सदन से बाहर निकाला। विपक्षी विधायकों ने स्पीकर को हटाने के लिए दिया नोटिस। चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं, लेकिन शुरुआत बेशक बाजार से ही करेगी। कल की भारी गिरावट के बाद आज बाजारों में एक शानदार कमबैक दिखाया है। बाजार में आज चौतरफा खरीदारी रही। सेंसेक्स निफ्टी दोनों इंडेक्स करीब 1.5% की बढ़त पर बंद हुए हैं। निफ्टी 374 पॉइंट चढ़ा तो सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ज्यादा की तेजी दिखा गया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज अच्छी खरीदारी रही। बीएससी के सभी सेक्टर इंडेक्स आज बढ़त पर बंद हुए। निफ्टी के 50 में से 49 शेयर आज बढ़त पर बंद होने में कामयाब रहे। इसके अलावा रियल्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में करीब 2.5% की शानदार तेजी देखी गई। डिटेल्स के साथ अब हैं हमारी सहयोगी कंचन नौटियाल। तो कंचन, एक अच्छा दिन भारतीय बाजारों के लिए, काफी उठापटक के बाद। तो आज की इस तेजी में किस किस ने हिस्सा लिया और कहां पर बात नहीं बनी? डेफिनेटली जिस तरीके की ग्लोबल अनसर्टेनिटी हमें कल के मार्केट में देखने को मिली थी, काफी बड़ा डेंट लगा था, लेकिन जितनी गिरावट थी उसी स्पीड के साथ बाजार ने आज बाउंस बैक भी दिखाया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा है। निफ्टी के सबसे पहले बढ़ने के वाले शेयर्स की बात करी जाए तो जियो फाइनेंशियल सर्विस में अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में हमें देखने को मिली है। 5.5% का इजाफा। श्रीराम फाइनेंस 5%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 4.25% और अडानी एंटरप्राइजेस भी करीब 3.5% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। इसके अलावा काफी सारे सेक्टर्स में रियलिटी इंडेक्स में अच्छी खासी तेजी का मोमेंटम देखने को मिला है। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए, जैसे कि मैंने मेंशन भी किया, हुडको का नाम आता है 6.5%, क्योंकि रियलिटी आज ओवरऑल पैक में तेजी थी। पीबी फिनटेक खबरों के लिहाज से 6% की तेजी, बीएससी में 7% और आईआईबी इंफ्रा में भी करीब 6% का इजाफा आज के सत्र में देखने को मिला। अब बात करते हैं गिरने वाले शेयर्स की। आईजीएल यहाँ पे 4% का डेंट लगता हुआ दिखाई दिया है। वोडाफोन आइडिया 3%, मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल 2% और एस्ट्रल इंडिया में भी करीब 1.5% की कमजोरी आज के सत्र में हमें देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं कि ऑयल एंड गैस से पूरा ही जो सेक्टर है वो खबरों के लिहाज से इस टाइम पे फोकस में है, और कुछ शेयर्स हैं जहां पे अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली है। क्रूड जो ऑयल है उसके प्राइसेस में हमें एक कटौती देखने को मिली है। एचपीसीएल 5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। बीपीसीएल भी सेम नंबर्स। ऑयल इंडिया की बात करी जाए तो 3% का इजाफा, और पेट्रोनेट एलएनजी भी करीब 3.5% के गेन्स लेके आज के सत्र में बंद हुआ है। जी, तो आज बाजार के लिए एक बढ़िया दिन और ज्यादातर शेयर्स ने एक शानदार चाल दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन इस मार्केट अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब टैरिफ वॉर से महंगाई तो बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ ही ग्रोथ पर भी असर पड़ेगा, ये कहना है हीलियस इंडिया के सीईओ दिनशॉ ईरानी का। साथ ही दिनशॉ ईरानी ने यह भी कहा कि जल्दी टैरिफ वॉर का मसला सुलझना चाहिए।
दो इकोनॉमीज बड़ी बड़ी टैरिफ पे जो लड़ाई चल रही है यूएस और चाइना की, वो वर्ल्ड के लिए ही खराब है। मतलब आप सोचिए कि 40-45% ग्लोबल ट्रेड का ये दो इकोनॉमीज कंट्रोल करती है। तो अगर जो ये दो में ही इतनी झड़पें हो रही हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली चाइना, फॉर्चुनेटली व्हाटएवर, चाइना जो है वो ग्लोबल बेस है मैन्युफैक्चरिंग का, तो उनको चाहिए तो वो काफी एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं ऑन द इन्फ्लेशन फ्रंट। ये बड़ा सिनेरियो बहुत ही पेचीदा सा हुए जा रहा है और बहुत ही वो हानिदायक हो रहा है। मतलब क्योंकि ऐसे लग रहा है कि अगर जो ये ज्यादा देर रहा तो पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन रहेगा और ग्रोथ खत्म हो जाएगी। इसलिए स्टैगफ्लेशन जो सबसे खतरनाक होता है इन्फ्लेशन का, वो वैसा हमें नजर आ रहा है आगे चल के इकोनॉमिक्स में। तो इसलिए थोड़ा बहुत ही कंसर्निंग है। और अब सबका फोकस कल आने वाली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर है। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या हो सकता है, आइए मैं आपको एक अंदाजा देता हूं, क्योंकि आवाज एमपीसी में हमारे एक्सपर्ट्स ने एक उम्मीद जगाई है कि रेट कट होना तय है। तो मैं आपको डिटेल में बताता हूं। देखिए, कल 3 मेंबर्स थे हमारी आवाज एमपीसी में, अदिति नायर, जयेश मेहता और मदन सबनवीस, देश के जाने माने अर्थशास्त्री, और तीनों ने एक सुर में कहा हाँ हाँ हाँ, आरबीआई दरें घटाएगा इस पॉलिसी के अंदर। अब ये रेट रिडक्शन कितना हो सकता है, तो ऑलमोस्ट सबका ही कहना था कि 25 बेसिस पॉइंट यानी 1/4% तो तय है। हालांकि जयेश मेहता और मदन सबनवीस साहब ने, जब उनसे मैंने पूछा कि क्या कोई सरप्राइज हम देख सकते हैं, एक आंसर दिया कि हाँ है ये फैक्टर कि एक सरप्राइज आ सकता है, थोड़ा ज्यादा भी मिल जाए, लेकिन 25 बेसिस पॉइंट फॉर श्योर। क्या दूसरी और तीसरी तिमाही में भी दरें घटेंगी? यहां से आगे जाते हुए क्या होगा? तो उस पर भी तीनों का हाथ था कि ये जो रेट कट का सिलसिला है ये आगे भी होता हुआ नजर आ सकता है, कंटिन्यू कर सकती है आरबीआई इस पर। फिर है कि आरबीआई का फोकस कहां होगा? क्या महंगाई पर होगा? जी हां, महंगाई के अलावा ग्रोथ पर होगा। तो ज्यादातर लोगों का मानना था कि इस वक्त जिस तरीके से आरबीआई चीजों को देख रहा है, महंगाई डेफिनेटली उसके फोकस में है, लेकिन अब ग्रोथ पर भी फोकस शिफ्ट हुआ है। साथ ही हमने जब अपने एक्सपर्ट से पूछा कि क्या टैरिफ वॉर, जो इस वक्त का सबसे बड़ा मसला है, से भारतीय अर्थव्यवस्था दबाव में आएगी, तो उसमें अदिति जी का कहना था कि हाँ आएगी। हालांकि मेहता साहब इससे इत्तेफाक नहीं रख सकते थे। मदन जी ने भी माना कि हाँ इसका इम्पैक्ट हमारी अर्थव्यवस्था पे, हमारी इकोनॉमी पर भी आता हुआ दिखेगा। क्या अमेरिका में मंदी आने की आशंका है? तीनों ही एक्सपर्ट्स ने कहा कि मंदी के ऐसे बड़े इंडिकेटर्स तो नहीं है, लेकिन हाँ जहां तक आशंका की बात है, ये डर है कि अमेरिका में मंदी आ सकती है। मान लीजिए अगर हमें अमेरिका में मंदी आती है तो क्या वो हमें भी इंपैक्ट करेगी? इस पर भी तीनों ने कहा कि क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट है, तो अगर अमेरिका में मंदी आती है तो उसका एक इंपैक्ट इंडिया पर भी आता हुआ दिखाई देगा। क्या विदेशी निवेशक भारत में लौट कर आएंगे? तो अदिति और जयेश साहब का कहना था कि हाँ एफआईआईज इंडिया का रुख कर सकते हैं, लेकिन मदन जी इससे बहुत ज़्यादा इत्तेफाक रखते हुए नहीं नजर आए। हालांकि तीनों ने एक बात कही कि जो इस वक्त की मौजूदा सिचुएशन है, रेट कट तो आना तय है, लेकिन अब आरबीआई सारे फैक्टर्स को नए सिरे से देखेगा और इसमें जो स्टांस होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदिति एक तरफ थी, उनका कहना था कि न्यूट्रल रहेगा आरबीआई का स्टांस, ज्यादा बेहतर तरीके से वो पॉलिसी को तब मैनेज कर पाएंगे। लेकिन मदन जी और जयेश जी का कहना था कि नहीं, स्टांस जो है वो न्यूट्रल से बदलकर अकोमोडेटिव हो सकता है। इस सिचुएशन में वो स्टांस आरबीआई को ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये पूरी मौजूदा सिचुएशन को डील करने में। रेस्ट तो कल बाकी देखेंगे कि किस तरीके से आरबीआई की पॉलिसी आती है, लेकिन उम्मीद पूरी है कि एक रेट कट होता हुआ नजर कल आने वाला है। उसके अलावा आरबीआई की ओवरऑल कमेंट्री पर भी नजर रहेगी कि आरबीआई मौजूदा सिचुएशन को कैसे असेस करता है। इधर आरबीआई पॉलिसी से पहले बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में आज अच्छी तेजी देखने को मिली। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के बाद पीएनबी हाउसिंग, एक्सिस बैंक और एसबीआई में आज अच्छी तेजी थी। गोल्डमैन सैक्स की क्या कहा है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं यतिन मोहता। तो यतिन, क्या कहा गया इस रिपोर्ट में? गुड आफ्टरनून। और अगर हम बात करें पर्टिकुलरली बैंक्स और एनबीएफसी की, तो अभी गोल्डमैन को लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ से आपको एक खरीदारी के मौके मिलेंगे, अच्छे रिटर्न बनाने के मौके बनेंगे। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें पीएनबी हाउसिंग की, तो यहाँ इनकी खरीदारी की सलाह है
और 1184 रुपये का लक्ष्य इन्होंने रखा है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से भी आपको 15 से 20% रिटर्न पहुंचा सकता है। ओवरऑल इनको लगता है कि जो अच्छा सुधार रिजल्ट्स में संभव है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में भी सुधार आपको पीएनबी हाउसिंग में देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक्सिस बैंक भी उनका बाई की रेटिंग है, लक्ष्य है 1228 रुपये, और ये एक प्राइवेट बैंक है जो स्पेसिफिकली वैल्यूएशन के तर्ज पे लगता है इनको कि अच्छी तरीके से आपको ग्रोथ दिखाएगा। ग्रोथ रिकवरी के अलावा सिस्टम में जो लिक्विडिटी आरबीआई ने मुहैया कराई है, इससे एक्सिस बैंक का फायदा होता हुआ नजर पड़ेगा। और एसबीआई में रेटिंग सेल से अपग्रेड करके न्यूट्रल इन्होंने कर दी है, लक्ष्य 823 रुपये रखा है। ऑब्वियसली इनको लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड अभी एसबीआई में बैलेंस्ड है और शायद इसीलिए इन्होंने रेटिंग को न्यूट्रली रखा है। जी शुक्रिया। इधर कल आने वाली आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से पहले रियल्टी सेक्टर में एक अच्छी तेजी दिखी। अच्छे Q4 अपडेट से रियल्टी शेयरों में 3 दिनों का जो बिकवाली का दौर था वो थमता हुआ नजर आया। रियल्टी सेक्टर का पूरा एक्शन बता रही हैं कंचन नौटियाल। जी डेफिनेटली, जैसे कि आपने मेंशन भी किया, जो 3 दिन की लूजिंग स्ट्रीक थी आज वो टूटती हुई दिखाई दी है। नंबर्स यहाँ पे अच्छे आते हुए दिखाई दिए हैं। जबरदस्त तेजी निफ्टी रियलिटी में देखने को मिली है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करी जाए तो यहाँ पे भी जो Q4 के अपडेट्स आए हैं वो शानदार आए हैं। एक एक करके स्टॉक की बात समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज की। बेसिकली कंपनी ने अपने जो क्वार्टरली अपडेट्स हैं उसको प्रेजेंट किया है, जहाँ पे बुकिंग वैल्यू में आप देखिए 87% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक सीधा जंप देखने को मिला है। फिस्कल ईयर 25 की बात करी जाए तो वहां पे भी ये जंप जो है 7% तक हमें आता हुआ दिखाई दिया है। अगर Q4 में टोटल सेल देखी जाए नंबर वाइज, यूनिट वाइज, तो वो है 3703 की, यानी कि फिस्कल ईयर 25 में ये जो टोटल नंबर हो गया है वो आ पहुंचा है 15,302 यूनिट का। अब ये हमें रोबस्ट सेल्स तो देखने को मिली है। उसके पीछे का जो मेजर कारण है वो है कंपनी के नए लॉन्चेस, जिसने जो कंपनी की सेल्स है उसको अच्छा खासा एक इजाफा दिया है। यही नहीं बल्कि कंपनी ने इस बार हाईएस्ट एवर बुकिंग वैल्यू को भी अचीव कर लिया है, और साथ ही साथ जो कंपनी की तरफ से एनुअल गाइडेंस आई थी उसका एनुअल गाइडेंस का 109% जो है कंपनी अचीव करती हुई यहां पे नजर आई है फिस्कल ईयर 25 के अंदर। सेल्स ग्रोथ हमें अच्छी देखने को मिली है, जिसके पीछे के कुछ मेजर कारण और भी है कि जो डिमांड आउटलुक है इस टाइम का वो काफी ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, और जो न्यू प्रोजेक्ट्स है वो लोगों को इस टाइम पे काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। इस टाइम पे अगर मेजर लॉन्चेस देखें गोदरेज प्रॉपर्टीज की तरफ से, तो रिवरीन जो है उसकी जो बुकिंग वैल्यू है उसने जो 2000 करोड़ के आंकड़े हैं उसको पार कर लिया है। साथ ही जो गुरुग्राम में एस्ट्रा है 1000 करोड़ का आंकड़ा वहां पे पार होता हुआ दिखाई दिया है, और साथ ही साथ एवेन्यू का जो आंकड़ा है वो भी 1000 करोड़ तक पार होता हुआ दिखाई दिया है। ये तो बात थी गोदरेज प्रॉपर्टीज की। आगे बढ़ते हैं। आज मॉर्निंग में हमने स्टॉक्स एंड न्यूज में मेंशन भी किया था, जो ब्रिगेड एंटरप्राइजेज है वो खबरों के लिहाज से आज फोकस में भी बना हुआ है। कंपनी ने जो है मैसूरू में करार किया है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए। इसके वजह से हो सकता है कि जो इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट है वो भी बूस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम प्रेस्टीज एस्टेट की बात करें तो बात ये चल रही है कि जो उनकी सब्सिडरी कंपनी है वो इस महीने आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। सेबी के पास अर्जी आ सकती है, और अगर आईपीओ का साइज देखें तो 2000 से 2500 करोड़ का माना जा रहा है इस टाइम पे। और मैक्रोटेक डेवलपर्स की इस टाइम पे बात करी जाए तो इनके भी अभी परसों ही हमने Q4 के अपडेट्स देखे थे। नंबर्स काफी ज्यादा रोबस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिले थे। प्री सेल्स की बात करी जाए तो 4810 का आंकड़ा ये पार करता हुआ नजर आया था, यानी कि YoY बेसिस पे 14% की ग्रोथ यहाँ पे भी देखने को मिली थी। और जो कंपनी ने अपनी फुल ईयर की गाइडेंस दी थी उसको सरपास कर दिया है। गाइडेंस दी गई थी अप्रोक्सीमेटली 210 बिलियन की, और कंपनी ने जो इस टाइम पे जनरेट किया है वो है 237 बिलियन का, यानी कि नंबर्स यहां पे भी पॉजिटिव आए हैं। एक बार वैल्यूएशन की पिक्चर और देख लेते हैं कि जिस टाइम पे मार्केट में हमने पिछले 6 महीने में देखा है कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई भी लगाया और मार्केट में भारी गिरावट भी देखने को मिली है। पी को अगर कंपेयर करा जाए तो गोदरेज प्रॉपर्टीज का पी 80x पे ट्रेड कर रहा था, वो 36 पे आ गया है। मैक्रोटेक डेवलपर में भी देखिए कुछ सेम आंकड़ा ही आपको देखने को मिलेगा। डीएलएफ 77 से 40 पे आ गया है। प्रेस्टीज और ब्रिगेड के भी जो वैल्यूएशन है इस टाइम पे काफी ज्यादा इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। इस टाइम पे एनालिस्ट का नजरिया माने तो उन्होंने बोला है कि जो डिमांड आउटलुक है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव बना हुआ है, ऑल थैंक्स टू न्यू लॉन्चेस फ्रॉम द डिफरेंट कंपनीज जो है अच्छे लॉन्चेस लेके आ रही है, सारे ही तत्काल पे लेके आ रही है, चाहे वो लग्जरी हो, चाहे वो मिड हो, चाहे वो मिडिएट हो। तो सारे ही लिहाज से इस टाइम पे रियल एस्टेट काफी पसंद आ रहा है। जी कंचल शुक्रिया। और अब बात न्यूज़ 18 के राइजिंग भारत समिट की।
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि अगर कच्चे तेल के दाम 60 से 65 डॉलर के बीच बने रहते हैं तो तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम घटा सकती हैं। न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट में हरदीप सिंह पुरी ने एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की वजह भी बताई। सर, तेल के दाम गिर रहे हैं, इंटरनेशनल क्रूड, बट आपने एलपीजी के दाम बढ़ा दिए, तेल के दाम बढ़ा दिए। मार्केट्स आर क्रैशिंग बट ऑयल प्राइसेस, एलपीजी प्राइसेस आर राइजिंग। व्हाई सर? We provide the world's cheapest cooking gas. For an Ujjwala beneficiary, it comes to 5 rupees a day. Okay? And for a non-beneficiary, it comes to 14 rupees a day. For every cylinder that is sold, we incur a loss of 500 rupees per Ujjwala beneficiary. 500 rupees. So there was a context in which it had to be done. We were in a particularly difficult environment. That is the environment in which we were providing 3 meals of dry ration in a day during the lockdown and pandemic. It's still continuing. But today, what happened as a result of the 503 rupees Ujjwala cylinder is that the companies which were supplying that, they have incurred a loss, and it's a cumulative loss of something like 41,000 crores. Now, I'm a student of subsidies. Money has to come from somewhere. It doesn't grow on trees, as a former Prime Minister said. So what we've done is something very basic. The price of a cylinder has been raised by 50 rupees only, okay? Which means the cost to a family of 4, which is using those figures, it's marginal. All right? But we have also raised the excise duty on petrol and diesel by 2 rupees. Now, there was a big halla yesterday when they saw the finance ministry notification. Arey, badh gaya daam. We clarified the daam at the petrol retail point will not go up. It will remain the same. What we'll do is we'll collect some resources which will help, because we are committed to those oil companies. When they last time they incurred a loss of 28,000 crores on gas, we compensated them by 22,000 crores. So this is to do that. Now you come to the second part of your question. Oil prices are coming down. Wonderful news. You know something? We spend something like $150 billion a year on oil imports. If the oil price is down 20%, which means we save 30% overall, $30 billion. जी, That is the value of our exports. So it's good news. But all things good, my friend, have to be sustained. If the oil price today is 61.89, yesterday, I don't know what it is as of this morning because I've been in functions like this. Today we are carrying 45 days of reserves. The price in beginning January for oil was $83 a barrel. And if I take the average of the 45 days, it comes to something like $75 a barrel. Now, if the price goes even from 60 to 65 or more, yes, the oil marketing companies will have headroom to bring prices down. But it's a deregulated sector. I can't keep telling them, acha petrol or diesel pe bhi under recovery kar lo or gas pe bhi kar lo. But they are very responsible corporate citizens. They're very good people. They helped us out on gas. We are compensating them. And petrol and diesel, let your red attire of the day signal that if the trend remains like this, yes, they will bring the prices down. टेलीकॉम और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के इंजन बन गए हैं। न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट में सिंधिया ने कहा कि असम में टाटा ग्रुप का 27,000 करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर निवेश पूर्वोत्तर की क्षमता को दर्शाता है। And as Minister for the Northeast, is Northeast connecting with the rest of Bharat as it should have over the last many decades, at least in the recent times? Is it happening? Let's start from there. I believe the Northeast presents a very, very important role that part of our country has to play. If you rewind, Anand, about 500 to 1,000 years ago, all trade from the global south would go through the Northeast prior to going into the Middle East and to Europe. And I think we need to revive those capabilities across our country today. And across infrastructure,
If you look at the number of airports, we had 9 airports in the Northeast 10 years ago. 2 states did not even have a single airport, Arunachal Pradesh and Sikkim. Today, from 9, we have 17 airports in the Northeast. From close to about 10,000 kilometers of national highways, we have 16,000 kilometers of national highways. From a single waterway, we have close to 20 waterways. Railways are going to connect every state capital over the next year, year and a half in the Northeast. So infrastructure is all pervasive across the Northeast, and it's on that foundation that you've today seen companies like the Tata Group set up a semiconductor fab nowhere else in the country but in Assam. 27,000 crore worth of investment, and the amount of direct and indirect positive externalities that will bring to that area is unbelievable in the coming days. लेकिन अगर आप आर्थिक दृष्टिकोण से देखो, भारत 7-7.5% घरेलू उत्पादन दर के आधार पे बढ़ रही है, पर उत्तर पूर्वी के 8 राज्य, उसमें एक भी राज्य मैं कम नहीं करूंगा, 8 के 8 राज्य 12 से 14% घरेलू उत्पादन दर से बढ़ रही हैं। उनकी कैगर 12 से 13% है, भारत की कैगर 6.5 से 7.5% है। तो उत्तर पूर्वी राज्य आज भारत की रेल की इंजन बन चुकी हैं। दिल्ली में आने वाले दिनों में सीएनजी से चलने वाले ऑटोज को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा सकता है। दिल्ली सरकार अपनी ईवी पॉलिसी के अगले चरण की तैयारी कर रही है, जिसमें राजधानी में सिर्फ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर और 2 व्हीलर्स को मंजूरी मिल सकती है। ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, इंटरेस्टिंग है ये खबर कि दिल्ली में अब क्या सिर्फ ईवी 3 व्हीलर और 2 व्हीलर ही रहेंगे? धीरे धीरे जो अन्य ऊर्जा स्रोत हैं उसके वाले 3 व्हीलर्स या 2 व्हीलर्स हटा दिए जाएंगे? जी, दरअसल दिल्ली सरकार एक नई ईवी पॉलिसी पर काम कर रही है, जिसमें फेज्ड वाइज तरीके से तमाम जो सीएनजी 2 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, उनको बाहर करने का प्रस्ताव रखा गया। हम आपको बता दें कि फिलहाल ये प्रस्ताव ही है, इस पर स्टेक होल्डर्स से बातचीत होगी और उसके बाद ही किसी आखिरी कंक्लूजन पर पहुंचा जाएगा। लेकिन जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक 15 अगस्त 2025 यानी इसी साल से जो नए सीएनजी 3 व्हीलर्स हैं, यानी सीएनजी के जो ऑटोज हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगले साल यानी कि 2026 15 अगस्त के बाद से जितने पेट्रोल या डीजल के नए 2 व्हीलर्स होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और सिर्फ जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर या इलेक्ट्रिक जो 3 व्हीलर्स हैं उनका ही रजिस्ट्रेशन होगा। साथ ही 2027 तक जो कोशिश की जाएगी कि जितने नए वाहन हैं 95% 2 व्हीलर या 3 व्हीलर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के होंगे। साथ ही जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने वाली सरकारी गाड़ियां हैं उनको पूरी तरह से इलेक्ट्रिक करने की बात कही गई है। जितनी नई इमारतें बनेंगी उनमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का रहना अनिवार्य किया जाने वाला है। साथ ही दिल्ली की सड़कों पर फास्ट चार्जिंग के कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। इन सारे प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल 15 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया है मौजूदा ईवी पॉलिसी का, और जो नई पॉलिसी आएगी उसमें ये सारी चीजें शामिल हो सकती हैं। स्कूल एडमिशन और नए क्लास का सीजन आ गया है और पेरेंट्स फीस बढ़ने को लेकर परेशान हैं। तो कैसे निकलेगा इस मसले का समाधान? आज इसी पर होगी चर्चा कंज्यूमर अड्डा में। स्कूल फीस बढ़ती टीस, क्योंकि पिछले 3 साल के अंदर करीब 60% बढ़ चुकी है स्कूलों की फीस। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। देख रहे हैं आवाज समाचार, और अब हम खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी के गढ़ अहमदाबाद में आज से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो गया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का ये अधिवेशन 2 दिन तक चलेगा। क्या होगा इस अधिवेशन में और किन मुद्दों पर चर्चा होगी, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। जी केतन। 64 साल के लंबे अंतराल के बाद आज से 2 दिन तक लगातार कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात में हो रहा है। आप मेरे पीछे देखिए कि ये सरदार स्मारक का ओपन एरिया है। यहाँ पर डोम के अंदर कांग्रेस है वो 2 दिन तक चिंतन और मनन करेंगी, और खासकर जो इस अधिवेशन का सब्जेक्ट रहेगा वो है न्याय पथ, यानी कि संकल्प, समर्पण और संघर्ष से कांग्रेस को किस तरह से आगे ले जाया जाए, इस दिशा में यहाँ पर मंथन होगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं। रिवर फ्रंट के ऊपर भी शाम को 8 बजे के बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा।
खासकर जो थीम रहने वाली है वो न्याय पथ के आधार पर और किसान, श्रमिक, महिलाएं और बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे हैं वो भी इस पर हावी रहने वाले हैं। गुजरात में पिछले 30 साल से कांग्रेस है वो सत्ता से विमुख है, तो आखिरकार इसका क्या कारण है? क्योंकि पिछली मुलाकात में राहुल गांधी ने कहा था कि है तो कई सारे लोग कांग्रेस में लेकिन काम करते हैं बीजेपी के लिए, तो क्या 2 दिन के सम्मेलन के बाद उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी कि नहीं, ये देखना खास होगा। और कांग्रेस की जो हालत अभी है उसको फिर से ये अधिवेशन है कुछ उसमें नई जान ला पाता है कि नहीं, वो भी देखना खास होगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। अप्रैल का दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है। इसी के साथ गर्मी का सितम भी बढ़ गया है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी पड़ने लगी है। इसी के साथ देश का आधा हिस्सा लू की चपेट में है। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान तक तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा के शहरों में भी झुलसा देने वाली गर्मी का सामना करना पड़ेगा। और यही नहीं, पहाड़ों पर भी तपिश बढ़ गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत देश के कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तो आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी और आगे है। आपके लिए कमॉडिटी स्पेशल, जरूर जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।